नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत और आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ना रहने के बाद आपकी संपत्ति का आखिरकार क्या होगा? क्या वह आपकी मर्जी के मुताबिक बटेगी या फिर आपके परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्कर तक काटने पड़ जाएंगे? यहां काम आएगी आपको एस्टेट प्लानिंग, यानी आपकी संपत्ति की भविष्य की योजना, और इसका अहम हिस्सा है विल यानी कि वसीयत। तो आज हम जानेंगे कि कितनी जरूरी है वसीयत, विल कब और कैसे बनानी चाहिए और वसीयत में क्या क्या शामिल करें। लेकिन सबसे पहले हम जरा ये देखते हैं कि चांदनी चौक के भरत गुप्ता के परिवार को आखिरकार क्या दिक्कत हुई और क्या उनकी परेशानी हुई। दिल्ली के चांदनी चौक के रहने वाले व्यापारी भरत अग्रवाल का अचानक निधन हो गया। उनके पीछे 2 बेटे, 1 बेटी और कई प्रॉपर्टीज थी, लेकिन कोई वसीयत नहीं थी। नतीजा, परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़े शुरू हो गए। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और कई साल से चल रहा है। अगर भरत भाई ने एस्टेट प्लानिंग कर ली होती और एक साफ सुथरी वसीयत बनाई होती तो आज परिवार में बंटवारे को लेकर मरने मारने की नौबत नहीं आती। इसलिए एस्टेट प्लानिंग हर कमाने वाले के लिए जरूरी है, चाहे संपत्ति कितनी भी हो। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं और हमारे साथ इस खास शो में है नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। इन्होंने हजारों परिवारों को सही संपत्ति नियोजन के जरिए राहत पहुंचाई है। आज ही हमें एस्टेट प्लानिंग का पहला कदम यानी कि वसीयत के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। ये आपको समझाएंगे कि आखिरकार वसीयत बनाना आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, आजकल लोग ना संपत्ति जोड़ने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये सुरक्षित कैसे रहे, उनके ना रहने पर उनकी संपत्ति जो है वो सही हाथों में पहुंचे। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि लोग ना इस बारे में अनदेखी कर जाते हैं कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जरा आप हमें ना ये समझाइए कि एस्टेट प्लानिंग क्या होती है, ये क्यों जरूरी है सबके लिए। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मेरी एस्टेट क्या है, राइट। तो एस्टेट जब वर्ड होता है ना, एस्टेट प्लानिंग की मैं बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं कुछ रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, पर ये एस्टेट प्लानिंग कुछ अलग है। तो सबसे पहले वर्ड एस्टेट को समझते हैं। आपकी एस्टेट क्या है? तो डेफिनेशन कहती है जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास होगा आपकी डेथ वाले दिन वो भी आपकी एस्टेट है, और जो कुछ आपको डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। और मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ डिफरेंट है मैम जी। क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर देता हूँ और कहता हूँ इस पे अपने सारे एसेट्स के नाम लिख दीजिए, खाली नाम, क्या आप एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं? क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? मुझे लगता है कि शायद हमारे जितने दर्शक भी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीजें छोड़ देते हैं। नहीं, 99.9% लोगों को दुनिया में पता ही नहीं होता उनके पास क्या क्या है। और वो इसलिए नहीं कि उनके पास नॉलेज पूरी नहीं है, जिस चीज को वो एसेट समझते हैं और मैं एसेट समझता हूँ, डिफरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करता हूँ कि आपको नहीं पता कि आपके पास क्या क्या है जी। तो एक आदमी था, बिजनेसमैन है ना, हमारे कई दर्शक भी बिजनेसमैन होंगे। उसने क्या किया, अपना बिजनेस अपनी विल से अपने बड़े लड़के को दे दिया। उसकी डेथ के बाद उसका बिजनेस जो था बड़े लड़के पे चला गया, पर क्योंकि उसने कुछ नहीं किया इस कारण उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी चला गया। अब क्या होगा? या तो दोनों भाई लड़ना चालू करेंगे, बिल्कुल, या बिजनेस बड़े से छोटे पे जाएगा। ओके। पर क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूंगा तो आप में से कितने लोग उसमें लिखोगे कि मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फोन नंबर इसको दे देना, मेरी ईमेल आईडी इसको दे देना? क्या आपका मोबाइल फोन नंबर एक एसेट संपत्ति है या नहीं? आप अगर जॉब भी करते हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपके ओटीपी किस पे आते हैं, राइट? तो अगर ये संपत्ति नहीं है, संपत्ति तक पहुंचने का तरीका तो है। इसका मतलब सबसे पहले आदमी को बड़े अच्छे से जानना पड़ेगा मेरी संपत्ति क्या है, मेरी एस्टेट क्या है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो तिजोरी होती थी, उसमें एक चाबी होती थी, वो चाबी हम देते थे आगे, राइट, ठीक है, परिवार में। आपने कहा कि मोबाइल फोन पे ओटीपी चूंकि आते हैं तो वो तिजोरी की चाबी मान, बिल्कुल चाबी है, और वो चाबी जिसके हाथ में जाएगी वो तिजोरी खाली करने की पावर रखता है।
राइट। अब ये आज के ज़माने में एक आम इंसान के पास 4 तरीके की संपत्ति होती है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 4 तरीके की संपत्ति कौन कौन सी। पहले हम कहते हैं फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, ये सब फिजिकल एसेट्स। सेकेंड टाइप है फिनेंशियल एसेट्स, जी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आज की डेट में, हम उनको कहते हैं डिजिटल एसेट्स। ओके, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का यूआरएल, डोमेन की होस्टिंग, यूट्यूब का चैनल, राइट, फेसबुक का पेज, लिंक्डइन अकाउंट, राइट। जी, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो एसेट, जैसे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन, ये सब क्या है? एसेट्स। और आखिरी में है इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको मैं टच नहीं कर सकता, जैसे मेरी गुडविल, मेरा ट्रेडमार्क, मेरा पेटेंट, मेरा कॉपीराइट, ये सब भी एसेट्स हैं। और कुछ तो ऐसे जिनको मैं भी क्लासीफाई नहीं कर पाया कि इन्हें कहाँ रखूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एसेट को, उस ऐसे एसेट का जो शायद लोग नहीं सोचते कि एसेट है। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू ऑन आइस, राइट। टिश्यू ऑन आइस लोग नहीं समझते टिश्यू ऑन आइस का मतलब क्या है। जब बच्चा पैदा हुआ था, आपने उसके स्टेम सेल फ्रीज करा दिए 99 ईयर्स के लिए, हाँ, वो किसको जाएंगे? क्या वो एसेट है? तो जब मैं एसेट्स की बात करता हूं तो आपको बहुत वाइड सोचना पड़ेगा मेरे पे क्या है, और ये पहला स्टेप है एस्टेट प्लानिंग का, जानना कि मेरे पास क्या है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता क्या क्या है मेरे पास, राइट। अब एस्टेट प्लानिंग क्या है? जब मैं एक सुनियोजित तरीके से इस एस्टेट का ट्रांसफर सुनिश्चित करता हूं अपनी मृत्यु के बाद, तो मैं एस्टेट प्लानिंग कर रहा हूं, राइट। और इसमें पहला पड़ाव मैंने पहले बता दिया कि आपके पास क्या है, वो पहला पड़ाव है जानना। उसके बाद किसको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, ये 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। जी, उसके बाद हम आएंगे कि कैसे करें ट्रांसफर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं रात को सोया और सुबह बैठ के विल या वसीयत बना दी, वो एक प्रोफेशनल नहीं करेगा। बिल्कुल। एक अच्छा जो नॉलेजेबल पर्सन है सबसे पहले लिस्ट बनाएगा, मेरे पे ये चीजें हैं, जी, मैं ये चीज इसको देना चाहता हूँ, इस टाइम देना चाहता हूँ, इस तरह से देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पे शेयर्स का पोर्टफोलियो है, और मेरी वाइफ को करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में फर्क नहीं पता। अब शेयर्स का पोर्टफोलियो उसको दूंगा तो साल भर में खत्म हो जाएगा। जी, तो मैं अपनी वसीयत में लिख सकता हूँ मेरी डेथ के बाद ये 6 महीने के अंदर सारे शेयर्स बेचो, इसकी एफडी कराओ और इनको दे दो, क्योंकि यही संभाल सकती। तो कैसे देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, इस ओरिजिनल फॉर्म में देना है या कन्वर्ट करके देना है, बिल्कुल, राइट। मेरा बच्चा यूएस में और मेरी रियल एस्टेट इंडिया में, अब मैं उसको रियल एस्टेट दूं क्या उसको बेच के दूं पैसे, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो कैसे देना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। कब देना है? मेरा बच्चा 16 साल का है, राइट। अगर मैं उसको अभी एसेट्स दे देता हूँ अपनी डेथ के बाद, वो सारा बेकार कर देगा, और 20 साल में भी उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आएगी कि वो इन एसेट्स का ध्यान रख पाए। तो मैं कह सकता हूँ 30 के बाद देना है इसे। ठीक है, कब देना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल, राइट। तो ये इतनी आसान चीज नहीं, हम लोग सोचते हैं ना विल बनाना बड़ा आसान है, एक पेपर में 4 लाइनें तो लिखनी, नहीं। जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच क्या रहे हो, और वो सोच कागज पे कैसे आती है और टेक्निकली कहते हो, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो बिल्कुल यहाँ पे सोच जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि विल बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एस्टेट प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो विल को मैं यानी कि वसीयत को फर्स्ट स्टेप मान लूँ, ये फर्स्ट स्टेप ही है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विल ही एस्टेट प्लानिंग है। अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल गलत बात है। जी, विल एक पार्ट है एस्टेट प्लानिंग का, ओके, राइट। क्योंकि आपके और भी बहुत ज़्यादा और अलग अलग रिस्क हैं जो आपको दूर करने पड़ेंगे एस्टेट प्लानिंग में, ठीक है, राइट। अब जैसे विल तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटा में बिलोंग करता हो। ठीक है, पहला है विल। अभी आज का सोच हमारा विल के ऊपर है, तो विल हाँ। के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे कितने सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके बच्चे माइनर हैं, ओके, राइट। तो अगर माता पिता की डेथ हो जाए जब उनके बच्चे माइनर हैं, तो इस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? पैसे की बात ही नहीं कर रहा, अच्छा, किस पे लीगल राइट होगा कि वो इस बच्चे को मेजॉरिटी की एज तक अपने पास रखे, पाल पोस के बड़ा करे और उसके बाद उसे स्वतंत्र कर दे? ठीक है, ये राइट किसको दिया? ये किसके पास है?
राइट। अगर सपोज मैं और मेरी वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है और मेरा बच्चा अभी माइनर है, तो मेरे बच्चे की कस्टडी किसको जाएगी? ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं जी हमारे माता पिता पे चली जाएगी, मतलब बच्चे के दादा दादी पे चली जाएगी या नाना नानी पे चली जाएगी, मेरे भाई पे चली जाएगी, उनके भाई पे चली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एज पर इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 4 तरीके के ही गार्डियन होते हैं, राइट। पहला है नेचुरल गार्डियन, और नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स के अलावा कोई हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का। ओके। पेरेंट्स की डेथ के बाद सोसाइटी बिकम्स द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। सोसाइटी मतलब समाज, और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा मेरे बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। और इंडिया में जो जज हैं वो जनरली प्रिफर नहीं करते ऐसे बच्चों की कस्टडी किसी इंडिविजुअल को देने को। अच्छा। वो प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बच्चे की अल्टीमेट जो केयर का जिम्मेवारी है वो जज पे। अब जज कहते हैं जी हम ऐसी जगह कस्टडी देंगे जहां पर हम मॉनिटर कर पाए कि ये बच्चे के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। और वो घर के अंदर मॉनिटर नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि घर में प्रॉब्लम क्या है, घर में सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है। संस्थाओं में क्या है, प्रोसेस है। और वो प्रोसेस अगर मॉनिटर कर पाएंगे तो पता चलेगा बच्चा ठीक ठाक है या नहीं। ओके। ऐसी संस्थाओं को आप क्या कहते हैं जिनमें उन बच्चों को भेजा जाता है जिनके माता पिता नहीं है? आप उनको कहते हैं अनाथालय। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को किसी अनाथालय में भेज दिया जाए अगर आप दोनों को कुछ हो जाए? इसके लिए आपने क्या किया? ओके। एंड इट्स अ बिगर रिस्क, राइट। ये प्रॉपर्टी से आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है? आपके बच्चे। ही है। आज की डेट में आपने उनको भी अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है, आपने उनको भी प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ। और इसके लिए एक तीसरे टाइप का गार्डियन है जो लॉ अलाउ करता है, जिसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री जब भी वर्ड मैं बोलूं इस शो में, इसका मतलब मरणोपरांत। गार्डियन मतलब अभिभावक। तो मरणोपरांत अभिभावक आप अपॉइंट कर सकते हैं अपना, पर उसके लिए डॉक्यूमेंट विल नहीं है, उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनता है, इसे कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। ओके। अगर आपने ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया और उसमें लिख दिया कि हम दोनों की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को हमारे बच्चे की कस्टडी दे दी जाए, ठीक है, तो जज के पास पावर नहीं है। अब आपने जो अपॉइंट किया उसी को गार्डियन बना दिया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम जो है ये भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर हमने एक बार बोल दिया तो फिर जज जो है उनके पास कोई पावर नहीं बचेगी, वही चीज मानी और जाएगी। माँ बाप से अच्छा अपने बच्चे का गार्डियन चूज करने वाला दुनिया में कोई और होता ही नहीं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन अभी मैं अपने मूल विषय पे वापस लौटती हूँ। मैं चूंकि हम विल के बारे में बात कर रहे हैं, वसीयत के बारे में बात कर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति है, जैसा आपने बताया बच्चे का लेके, वैसे अगर उसने विल जो है बनाई ही नहीं है, तो आखिरकार उसकी संपत्ति का क्या होता है? क्योंकि बच्चे का तो हम पूरा समझ गए कि जैसा आपने समझा, लेकिन संपत्ति का क्या होगा? दो तरीके की डेथ होती है। हाँ। एक होती है टेस्टेट और एक होती है इनटेस्टेट। ठीक है। अगर मैं विल या ट्रस्ट बनाकर मेरी डेथ हुई तो मेरी डेथ टेस्टेट है। अगर बिना विल या ट्रस्ट बनाए मेरी डेथ हो गई तो मैं कहता हूँ इनटेस्टेट डेथ है, राइट। इनटेस्टेट डेथ के केस में प्रॉपर्टी अभी भी बटती है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर सपोज आपने विल नहीं बनाई, ट्रस्ट नहीं बनाई, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी बटेगी? बिल्कुल बटेगी। पर अब ये आपकी इच्छा से नहीं बटेगी, क्योंकि आपने इच्छा तो बताई नहीं। अब ये लॉ के हिसाब से बटेगी। ओके। और इंडिया में लॉ डिपेंड करता है आपका रिलीजन क्या है, आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं। अच्छा। अगर आप हिंदू हैं, हाँ। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगी। ठीक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। ठीक है। और बाई चांस अगर आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के हिसाब से बटेगी नहीं, ये पोर्चुगीज फैमिली एक्ट के हिसाब से बटेगी, जिसको हमने गोवन सिविल कोड में कन्वर्ट कर दिया। और ये कहना बड़ा आसान है, ये एक्ट के हिसाब से बढ़ जाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्ट को या कानून को आपके परिवार की सिचुएशन नहीं पता। ठीक है। तो अगर एक हिंदू है, सपोज एक हिंदू मेल है, हिंदू पुरुष है, तो उसके लीगल हेयर्स कौन होंगे? उसके लीगल हेयर्स कौन है? उसकी मदर, हाँ। उसकी वाइफ और उसके बच्चे। ठीक है। तो उसकी एक वाइफ है, एक मदर है, 2 बच्चे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी 1/4 चारों को मिल जाएगी, वो बराबर। क्या ये सिस्टम ऑफ डिवीजन आपको मंजूर है? या आप चाहेंगे पहले मेरी वाइफ के पास जाए उसके बाद बच्चों पे जाए? दोनों में से बेटर कौन सा है? अक्सर मैंने जो देखा है वो लोग ये चाहते हैं कि पहले वाइफ को मिल जाए, वाइफ अपने आप जो है वो आगे
बच्चों में ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर आप ये चाहते हैं हाँ। तो विल बनाएं, ओके, अगर विल नहीं बनाई तो 1/4 ही है। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे इंडिया में किसी भी रिलीजन में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी स्पाउस को मिल जाए, ओके, पति या पत्नी को मिल जाए। जी उसके और भी हकदार हैं जो ले लेंगे, जी, राइट, और हम वो नहीं चाहते, ठीक, राइट। अब ये कहना कि सब कुछ वाइफ को मिले उसके बाद बच्चों को मिले, इसमें एक रिस्क है, अच्छा, और एज अ प्रोफेशनल वो मेरा काम है रिस्क बताना, बाकी आपकी मर्जी है। वो रिस्क क्या है? इस बात के क्या चांस हैं कि आपकी डेथ के बाद आपकी जो वाइफ है वो रीमैरी कर ले और उनको कुछ ऐसे बच्चे हो जाएं जो आपके नहीं है, अब ये उन बच्चों में भी बटेगी, जी, राइट। जी, तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है। एस्टेट प्लानिंग में हर फैसले के 2 साइड होती है, एक आपकी साइड और एक अदर साइड। तो अदर साइड आप जरूर समझिए, और आपको लगता है ये रिस्क नहीं है तो बनाइए, ठीक और है। आपको लगता है ये रिस्क है तो इसको भी दूर करने का हमारे पे तरीका है। तो मैं अगर सही समझी हूँ तो सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, तो एस्टेट प्लानिंग में आप दोनों पहलुओं को गौर करते हैं और उसके Right. बाद पूरी प्लानिंग राइट, करते और हैं। वो एक प्रोफेशनल ही बता सकता है, आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वहां तक। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन मैं अगर आम धारणा की बात करूं तो हमेशा जब भी विल का जिक्र होता है, वसीयत का होता है, चूंकि फिल्म्स में हम ऐसा देखते आए हैं बचपन से कि ये तो काम करोड़पतियों का है कि बहुत पैसा है इसलिए जरूरत है, चलिए। लेकिन आम आदमी के लिए कितनी बड़ी जरूरत मैं है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मेरी नेटवर्थ 25 लाख रुपए की है, ठीक टोटल है। संपत्ति, आपकी 500 करोड़ रुपए की, ठीक है, क्या मेरे बच्चों के लिए मेरे 25 लाख उतने ही जरूरी हैं जितने आपके बच्चों के लिए आपके 500 करोड़, बिल्कुल, राइट। और अगर आप विल नहीं बनाओगे तो क्या होगा? वो पहुंचेंगे नहीं ठीक से। पर एक फर्क है, आपकी अगर 10% वेल्थ भी पहुंच गई 500 करोड़ में से तो आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी 25 लाख में अगर 10% का भी नुकसान हो गया तो उनकी जिंदगी वैसी बर्बाद है। ठीक है, तो हो सकता है ये मासिस को ज्यादा जरूरत है, आम आदमी को क्लासेस से ज्यादा। अफोर्डेबिलिटी अलग बात है कि आप अच्छी राय अफोर्ड कर सकते हैं मास में, तो उसी के लिए हम ये शो बनाते हैं। हम चाहते हैं कि मास तक ये नॉलेज पहुंचे और आप अपनी विल या ट्रस्ट जो भी आपको बनाना है आप नॉलेज के तरीके से बनाएं, ठीक है, आप ज्ञान लेके बनाएं, जिससे कि आप जो बनाने वाला है उसको कहें कि तुम इन चीजों का ध्यान रखा, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। बिल्कुल। लेकिन जब हम वसीयत बनाते हैं तो सर जैसे आपने बताया कि वही विल बनाने की जरूरी है, सब समझ आ गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेन पेपर लिया, मैंने लिख दिया कि अच्छा मेरे मरने के बाद ऐसा ऐसा होगा, वो वैलिड है कि मुझे उसको प्रॉपर जाके रजिस्ट्रेशन कराना है? रजिस्ट्रेशन अगर कराना ज़रूरी है तो उसमें क्या आगे पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए, विल नीड नॉट बी टाइप स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड टू मेक इट वैलिड। ओके, विल को टाइप करके बनाना, स्टैम्प पेपर पे बनाना या कहीं पर रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है जी, पर ये तीनों चीजें इस विल की वैलिडिटी बढ़ा देती है, इसके चांस ऑफ चैलेंज को रिड्यूस कर देती है। अच्छा, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बताऊं, दुनिया में ऐसी कोई विल नहीं बनी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो इम्पॉसिबल है। कैसी भी आप विल बना रहे हो, चैलेंज तो हो सकती है, पर चैलेंज करने के चांस मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ चैलेंज करने के बाद दूसरी पार्टी जो चैलेंज कर रही है विल वो जीत ना पाए, पर चैलेंज नहीं रोक सकता। ठीक है, पर आपका क्वेश्चन था क्या प्लेन पेपर पे विल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। प्रोवाइड विल को क्या चाहिए? विल को चाहिए कि पहली बात जो बना रहा है वो वयस्क हो, वो मेजर हो, ठीक है, उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक ठाक हो। तीसरा, जब वो विल बनाए तो अपने सिग्नेचर हर पेज पे करे विल के, और 2 गवाहों से उन सिग्नेचर्स को वैलिडेट कराए कि मैंने इन दोनों को, इस व्यक्ति को साइन करते हुए देखा। ठीक है, तो अगर आपने एक प्लेन पेपर पे विल बनाई, बड़ी सिंपल विल बताता हूँ, आपने एक प्लेन पेपर लिया, उसमें लिखा मैं आई सो एंड सो, राइट, अपना नाम लिखा, अपना आधार कार्ड नंबर लिखा, ठीक है, मैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति चल अचल अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ, पत्नी का नाम और आधार कार्ड नंबर डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये इससे सिंपल तो विल नहीं हो सकती, हाँ, प्लेन पेपर पे, और उसके नीचे आपने साइन करे, उस साइन के नीचे 2 गवाहों से साइन करा दिए, और इस पे डेट डाल दी प्रॉपर आज, ठीक है, ये वैलिड विल है। सर लेकिन आपने 2 गवाहों की बात की है, अब ये गवाह जो है, मान लीजिए वो परिवार के लोग हो सकते हैं, बच्चे अगर वयस्क बच्चे हैं वो हो सकते हैं, या माता पिता हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उस परिवार से जुड़ा हुआ ना हो? नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं। जिसको आप कुछ दे रहे हैं विल के अंदर, वो विटनेस नहीं हो सकता। अगर आप सारी संपत्ति अपनी पत्नी को दे रहे हैं, आपके माता पिता विटनेस हो सकते हैं,
अगर आप अपने सारी प्रॉपर्टी 3 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, अब इन तीनों बच्चों में से कोई विटनेस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन माँ बेनिफिशियरी कैन नॉट बी अ विटनेस, बट माँ विटनेस बन सकती है। कोई भी हो उस केस सकता में। है, हाँ, कोई भी हो सकता है, नहीं, बट चूंकि वो ब्लड रिलेशंस में इसलिए पर अच्छा विटनेस कौन है? जी, आप अपनी विल का विटनेस चूज कैसे करें? तो पहला क्राइटेरिया है दैट पर्सन शुड बी अ वेल विशर ऑफ द फैमिली। ओके, परिवार का शुभ चिंतक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कह रहे कि तुम्हें तो 5 करोड़ रुपए मिले, मुझे क्या मिलेगा? है ना, वो व्यक्ति बेकार है। दूसरा, दैट पर्सन शुड बी यंगर एंड हेल्दियर देन यू। ओके, आपसे उम्र में कम होना चाहिए और सेहत में अच्छा हो, जिसके चांस है सर्वाइव करने के, ताकि अगर विल को कोई चैलेंज करे तो वो कम से आदमी कम वो व्यक्ति गवाह बन उसके जाए। चांस हो ना सर्वाइव करने हाँ, के, हाँ। राइट? वो व्यक्ति इंटेग्रिटी का पर्सन होना चाहिए, जिसके मॉरल्स हाई हो, ठीक है, राइट? और उसको थोड़ा बहुत कानून आना चाहिए, ओके, जिसे डर ना लगे कोर्ट में जाके गवाही देते हुए, अच्छा अच्छा, है ना? ऐसा व्यक्ति ही विटनेस बनाना चाहिए आपको आपकी विल में, राइट? पर बेनिफिशियरी को विटनेस नहीं बना सकते, जिसको आप दे रहे हो कुछ संपत्ति अभी या बाद में, राइट? मैंने कहा पहले मेरी वाइफ पे जाएगी, वाइफ नहीं होगी तो बेटे पे जाएगी, ठीक है, अब इन दोनों को विटनेस नहीं बना सकते, अच्छा अच्छा, ठीक राइट? है, क्योंकि अब ये दोनों बेनिफिशियरी हो गए विल में। हाँ हाँ, इनके अलावा आपको कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढना होगा जो मैंने जो क्राइटेरिया बताया उसको पूरा करे, चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर आपने बेसिकली आप ही कह रहे हैं कि विल में अगर मैंने ये लिख दिया कि मेरे हस्बैंड के पास ही, और अगर वो नहीं है तो उसके मेरे बेटे के पास जाए, तो वो बस वो दोनों विटनेस नहीं रहेंगे, हाँ। बेटा भी उस सूरत में विटनेस नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो आसपास वेल विशर वो मेजर होना चाहिए और उसका माइंड आउट होना चाहिए विटनेस का। ठीक है। और लेकिन वसीयत का जो एग्जीक्यूटर होता है वो कौन होता है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी रहती है, उसकी भूमिका कितनी जरूरी हो जाती है हमारे लिए? तो हु इज अ एग्जीक्यूटर? एग्जीक्यूटर कौन है? आफ्टर डेथ एजेंट, जिसके पास ये लीगल पावर और जिम्मेवारी है कि वो आपकी विल को इम्प्लीमेंट कर दे, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक है, राइट? तो सपोज मेरी डेथ हो गई, अब मेरी विल को इम्प्लीमेंट करना है, सामान बांटना है, ठीक है, या किसी को ट्रांसफर करना है, अब ये जिम्मेवारी किस पे आएगी? ये एग्जीक्यूटर पे आएगी। ओके, बेनिफिशियरी एग्जीक्यूटर हो सकता है, अच्छा, विटनेस नहीं हो सकता। ओके, समझ लो, मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी वाइफ को दे रहा हूँ अपने बाद, हाँ, तो मैं उनको एग्जीक्यूटर बना दूंगा। ठीक है, कंट्रोल मेरी डेथ के बाद उनको प्रॉपर्टी का मिल जाएगा बाय बीइंग एन एग्जीक्यूटर, ठीक है, और ओनरशिप मिल जाएगी बाय बीइंग नेम्ड एज द बेनिफिशियरी इन द विल। तो मैंने कंट्रोल और बेनिफिशियरी सेम करने को दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब सपोज मैं अपनी प्रॉपर्टी 2 बेटों में डिवाइड कर रहा हूँ, अब किसको एग्जीक्यूटर बनाऊं? या तो दोनों में से किसी एक को बनाऊं, तो उसके बाद ज्यादा पावर आ जाएगी, हो सकता है दूसरे भाई को प्रॉब्लम क्रिएट करे, या किसी तीसरे पर्सन को बनाऊं। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपनी संपत्ति एक से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं, मेरी जनरल राय ये होगी आप किसी तीसरे व्यक्ति को एग्जीक्यूटर बनाएं जो न्यूट्रल पार्टी। बना सकते हैं दोनों में से एक, कानूनी रूप से अधिकार है। ठीक है, एक तो होता है ना लॉ क्या अलाउ करता है, एक होता है कि सही तरीका क्या है। तो तीसरा पर्सन बेटर है, हो सकता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका वकील हो, है ना, आपका दोस्त हो, राइट? और कोई व्यक्ति, ताकि बेसिकली विल को लेके कुछ प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना हो कि भाई दोनों भाई इम्पार्शियली हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो है ना? पर एग्जीक्यूटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विल में एग्जीक्यूटर नहीं होगा तो कोर्ट को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा विल को इंप्लीमेंट करने से पहले। ऐसा एग्जीक्यूटर जो कोर्ट अपॉइंट करता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, और आप देखेंगे मेरे पे बहुत सारी विल्स रिव्यू होने आती हैं, 80% विल्स में एग्जीक्यूटर नहीं होता है, क्योंकि लोगों में ये अज्ञानता है कि एग्जीक्यूटर कितनी जरूरी है। एग्जीक्यूटर के बिना विल मत बनाएं, क्योंकि इस विल को तो कोर्ट में लेके जाना ही पड़ेगा, और कोर्ट में जाना ही था तो विल क्यों बनाई भाई? ठीक है, हमने कोर्ट से बचने के लिए तो विल बनाई। ठीक है। तो मतलब अब एग्जीक्यूटर जो अपॉइंट करना है वो आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। दीपक सर, ऐसा कर लेते हैं, कुछ ना लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के, वो कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल ले लेते हैं, नोएडा से राजेश शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि मेरी 2 संपत्ति हैं, दोनों बेटों को मैं देना चाहता हूँ, वसीयत काफी है या इसके अलावा भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने होंगे? नहीं, वैसे तो कहने के लिए तो वसीयत काफी है, राइट? पर वसीयत की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली, मैं अपनी वसीयत में लिख सकता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी इसको दे देना, ये वाली प्रॉपर्टी इसको देना, बहुत आसान काम है। प्रॉब्लम क्या है? चैलेंज। क्या ये वसीयत चैलेंज हो सकती है? राइट? बड़े आराम से हो सकती है। मैंने आपसे कहा दुनिया में ऐसी कोई वसीयत नहीं बनी आज तक जिसको चैलेंज नहीं करा सकता। अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वसीयत चैलेंज ना हो, तो आपको वसीयत की जगह प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनानी पड़ेगी। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट
चैलेंज नहीं हो सकती, राइट। हमारे अब आगे वाले किसी एपिसोड में हम पूरा एक एपिसोड करेंगे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का, पर वो बेटर तरीका है टू एंश्योर कि मेरी जो संपत्ति है बिना किसी चैलेंज के रिस्क से मैं जिसको देना चाहूँ उसको पहुँचे, राइट। दूसरी बात, जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं वसीयत से, तो आपकी डेथ के बाद ट्रांसफ़र होगा नाम, राइट। अब ट्रांसफ़र करने के लिए कई जगहों पे प्रोबेट की ज़रूरत होती है। प्रोबेट क्या है? जब कोर्ट इस बात को वैलिडेशन करता है कि आपकी वसीयत ठीक है और एग्जीक्यूटर को पावर देता है कि इस वसीयत को इम्प्लीमेंट कर दो, उस प्रोसेस को प्रोबेट कहते हैं। 3 शहरों में इंडिया में प्रोबेट कंपलसरी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इन 3 शहरों में है या आप इन 3 शहरों में रहते हैं, पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कैलकाटा। अगर इन 3 शहरों में से अगर आप किसी में रहते हैं या आप पे संपत्ति है, तो आपकी विल को कंपलसरी प्रोबेट कराना पड़ेगा, राइट। अब प्रोबेट में खर्चा भी होता है और टाइम भी लगता है। अगर आप प्रोबेट अवॉइड करना चाहते हैं इन 3 सिटीज़ में, तो तरीका वही है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। पर इन 3 शहरों के अलावा अगर प्रॉपर्टी है तो प्रोबेट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर मैं समझ लो मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में, तो अब मैं इसको अपने बच्चे को देना चाहता हूँ विल से, मेरी डेथ के बाद विल को क्या प्रोबेट कराना पड़ेगा? नहीं, अनिवार्य नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर विल के प्रोबेट के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो जो बायर है, सपोज मेरे बेटे ने 1 साल बाद इसको बेचना चाहा, तो बायर को हमेशा डर लगेगा कि कल को इस विल पे विवाद ना आ जाए, क्योंकि बिना प्रोबेट के ट्रांसफर हो गई है। तो जो टाइटल है विदाउट प्रोबेट, वो इतना अच्छा टाइटल नहीं है देन टाइटल आफ्टर प्रोबेट। प्रोबेट के बाद उसे पता है कि नहीं, कोर्ट ने भी ओके करके दिया, इसलिए टाइटल बहुत अच्छा है। तो जनरली मैं कहूँगा, अगर विल आपने बनाई है और आपको संपत्ति विल से मिल रही है जी, तो जरूर प्रोबेट कराएं। प्रोबेट कराए बिना अगर संपत्ति मिलती भी है, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा, सब रजिस्टर कर देंगे, पर उससे जो टाइटल की क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगी। ओके, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं। सूरत से नीरा मेहता का सवाल है, बहुत दिलचस्प सवाल है। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारी कोई विदेश में संपत्ति है, उसको हम अपने विल में शामिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुतों के दिमाग में भी होगा। राइट, देखिए लीगली कर सकते हैं, राइट। तो कोई वो नहीं है कि इंडिया में इंडियन विल में इंडियन एसेट्स आएंगे, बाहर की विल में बाहर के एसेट्स आएंगे, वो कोई और नहीं। प्रॉब्लम क्या है, जो ये विल है ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगी? सपोज मेरे पे एक यूएस में एसेट्स हैं, यूएस में समझ लो मेरे पे कुछ शेयर्स पड़े हैं यूएस में, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। क्या मैं इंडिया में विल बना के इन शेयर्स को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। पर ये शेयर्स कहाँ पे हैं? यूएस में। अब इस विल को यूएस जाना पड़ेगा और यूएस में इंप्लीमेंट होना पड़ेगा, और यूएस के अपने कानून है विल को लेके, राइट। अब उन कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तरीका क्या है, मैं जिस कंट्री में एसेट हैं उस कंट्री की ही विल बनाऊं। इंडियन एसेट्स की अलग विल बनाऊं, ठीक है, यूएस एसेट्स की अलग विल बनाऊं, और जो यूएस एसेट्स की विल है वो यूएस के कानून के हिसाब से बनाऊं कि मेरे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और चैलेंज भी वो वहीं पे ही होगी, फिर वो सब कुछ वहीं पे ही होगा। पर वो बेटर तरीका है, राइट। बड़ा कई बार लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जी मेरे पे इंडिया में भी एसेट्स हैं, यूएस में भी एसेट्स हैं, इन पे कौन सी कंट्री के कानून लगेंगे मेरी डेथ के बाद? ठीक है, राइट। बड़ा मतलब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो सपोज मेरे पे यूएस में एक हाउस है और एक दिल्ली में हाउस है। अब जब मेरी डेथ के बाद किसके कानून के हिसाब से बटेगा? क्या ये इंडियन कानून के हिसाब से बटेगा, यूएस कानून के हिसाब से बटेगा? तो लॉ कहता है, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है, अगर एसेट इमूवेबल है तो उस पे उस कंट्री का कानून लगता है जहां पे वो एसेट सिचुएटेड है। ओके। तो अगर यूएस में एसेट है, मैं इंडिया में रहता हूं, तो उस पे यूएस के कानून लगेंगे। तो यूएस लॉ जिसको इनहेरिटेंस देता है उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, और इंडियन में इंडिया की लगेगा। पर अगर एसेट मूवेबल है तो जिस कंट्री में डोमिसाइल था उस व्यक्ति का जब उसकी डेथ हुई, उसके कानून के हिसाब से बटेगा। तो जो शेयर्स हैं आपके, वो मूवेबल एसेट्स हैं, तो उस पर लगेगा इंडिया कानून। पर वो इम्प्लीमेंट क्या होगा? समझ लो इंडिया कानून कहता है कि एक हिस्सा वाइफ का, एक हिस्सा मदर का, एक हिस्सा दोनों बच्चों का। अब बटेंगे तो 1/4, पर ये 1/4 देगा कौन? यूएस वाला। तो ये विल को तो यूएस ट्रैवल कराना पड़ेगा और वहां से इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम है। इससे अच्छा मैं विल ही यूएस में बना दूं जी, तो मेरे इंडियन एसेट्स की प्रोबेट बच जाएगी, यूएस में जो कानून होगा उस पर लग जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा, ये जितने कंट्री में एसेट्स हैं उतनी ही विल बनाए।
ठीक है, तो जो लोग हमारा शो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में एसेट्स हैं, तो जैसा कि दीपक सर ने बताया, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से जो है विल बनानी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, आपके परिवार के लिए भी। अगला सवाल ले लेते हैं, सहारनपुर से है धर्मेंद्र चौधरी का। ये कह रहे हैं कि अगर वसीयत गुम ही हो जाए तो क्या किया जाए? नहीं, वसीयत को प्रोड्यूस तो होना चाहिए। अगर वसीयत मिली ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कराना इम्पॉसिबल है। पर कैसे इंश्योर करें कि ये वसीयत गुम ना हो, उसको रजिस्टर करा दीजिए। ठीक है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए, ठीक उस है। वसीयत को रजिस्टर करा दें। अब ये गवर्नमेंट की कस्टडी में, हाँ, राइट, तो सब रजिस्ट्रार के पास हमेशा इसकी कॉपी होगी और अपने एग्जीक्यूटर को इसका डॉक्यूमेंट नंबर दे दें। जब वो रजिस्टर करेगा तो एक डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट होता है, उसके इस डॉक्यूमेंट नंबर पे मेरी विल रजिस्टर्ड है, मेरी डेथ के बाद जाना, मेरा डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाना सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो आपको विल की कॉपी दे देगा। ठीक है, इससे सेफ जगह विल को रखने की है ही नहीं। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बैंक लॉकर में रख देते हैं, तो बैंक लॉकर खुलते ही 6 महीने बाद है आपकी डेथ के बाद, वो खोलना ही बंद हो गया, तो तब तक विल ही नहीं निकल पाई, विल नहीं निकली, उससे पहले बांट दिया सबने। हाँ, तो जो विल प्रोड्यूस ही नहीं हुई आपकी डेथ के बाद, उस विल का कोई फायदा नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है अच्छी विल बने, दूसरा इंश्योर करना मेरी डेथ के बाद सीधी सामने आ जाए। अच्छा अगर विल सामने ही नहीं आई तो हाँ। प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। जी, तो विल का सामने आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति ने एक बार विल बना ली है और उसे लगता है कि नहीं अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस कैसे कर सकते हैं? क्या कितने भी चेंजेस जो है वो बना सकते हैं और पुरानी विल जो होती है फिर वो वैलिड नहीं रहती उसके बाद? विल इज ऑलवेज अ रेवोकेबल डॉक्यूमेंट। ओके, विल हमेशा चेंजेबल है। मैं इसमें एक एग्जांपल दूं, सपोज मेरा एक बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है कि मेरे नाम सब कुछ कर दो और इररिवोकेबल विल बनाओ। आप एकदम बना दो इररिवोकेबल और अगले दिन चेंज कर दो, क्योंकि विल हमेशा रेवोकेबल ही रहेगी। विल बाय नेचर इज रेवोकेबल और लास्ट विल ऑफ अ पर्सन इज वैलिड। तो इसमें काउंटर क्वेश्चन होता है, मैं कितनी विल बना सकता हूँ? आप कितनी भी विल बना सकते हो, उसमें कोई रोक ही नहीं है। अगर ये सेम प्रॉपर्टी के लिए है मल्टीपल विल्स, तो लास्ट विल वैलिड है। अगर ये अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए, ये सारी वैलिड है, राइट। तो विल इज ऑलवेज चेंजेबल, राइट। और पर विल चेंजेबल है अगर आप उसे प्रोसेस फॉलो करें। मतलब मुझे दूसरी विल बनानी पड़ेगी इसे चेंज करने के लिए, और प्रॉपर तरीके से, वही जो मैंने कहा ना कि साइन 2 विटनेस के होने चाहिए, प्रॉपरली आपको टाइप करके स्टैम्प करके रजिस्टर करा के आप उस तरीके से बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए विल में जो है वो कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक घर है, उसमें 4 मंजिल बनी हुई हैं और लिख दिया गया कि मैं 2 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी गई कि भाई किसको कितने फ्लोर देने हैं, या मान लीजिए वो 5 फ्लोर का होता है और 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, फिर उसमें कैसे जो है फैसला लिया जाता है कि भाई किस बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा? नहीं, तो ये गलती उसकी है जिसने विल बनाई, राइट। ये उसकी गलती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको स्पेसिफिकली डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। आप पे लैंड है, आपने कहा आधा इसका आधा इसका, कौन सा आधा तो बताया ही नहीं। दोनों भाइयों को सड़क के पास वाला चाहिए, पीछे वाला किसी को नहीं चाहिए। तो अच्छा तरीका क्या था, आप स्पेसिफिकली उस लैंड के मैप को विल में इंक्लूड करते, उसमें एक लाइन खींचते, कहते ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा इसका। ठीक है। तो अब जो चांस ऑफ डिस्प्यूट है रिड्यूस हो गए, राइट। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब ये कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा किसको क्या मिलेगा, और हो सकता है कोर्ट का डिसीजन ये आए कि आप दोनों में फैसला नहीं होता, आप 6 महीने के अंदर इसको बेच दो और पैसे आधे आधे करो। अच्छा। तो आपकी जो प्रॉपर्टी जिससे आपको इमोशनल लगाव था, आपकी एक गलती की वजह से बिक रही है। ठीक है। क्योंकि आपने स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं किया। अब इसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्वेलरी कैसे डिवाइड करें? हमारे परिवारों में ज्वेलरी होती है। अब सपोज मेरे पे ज्वेलरी है और मेरे पे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। मैंने कहा ये मैं अपनी बेटी को भी दूंगा। आपने कहा 1/3 बड़ी को, 1/3 छोटे को और 1/3 मेरी बेटी को। प्रॉब्लम क्या है, दोनों डॉटर इन लॉ और डॉटर को सेम नेकलेस चाहिए। तो आप क्या छोड़ गए? विवाद। अब इसमें तरीका क्या है? 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, ज्वेलरी के डिवीजन के लिए आप हर एक ज्वेलरी के पीस की फोटोग्राफ खींचें, अच्छा, और उस पर नंबर डालें, फिर विल में लिखें, और वो फोटोग्राफ्स ऐड कर दें विल में। हाँ। फिर उसमें लिखें 1 से 10 तक बड़े बेटे के, 11 से 20 तक नंबर वाली छोटे बेटे के, और 21 से 30 तक मेरी बेटी के। अच्छा। अब आप स्पेसिफिक डिवीजन कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक डिवीजन अवॉइड्स डिस्प्यूट। अब ज्वेलरी के केस में मेरे पे एक और तरीका जो इससे बेहतर है, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप 3 अलग अलग लॉकर लो,
बैंक में, ठीक है। और विल में लिखो लॉकर ए के कंटेंट बड़े बेटे के हैं, लॉकर बी के कंटेंट छोटे बेटे के हैं, लॉकर सी के कंटेंट मेरी बेटी के। और इसमें फायदा क्या है? जो बेटा या बच्चा आपकी सेवा ना करे उसका सामान निकालो दूसरे में डाल दो, ठीक है, राइट? क्योंकि आपने कंटेंट लिखा है ना, उसके अंदर तुम्हारा लॉकर खाली भी मिल सकता है। अच्छा, तो इस वजह से हो सकता है बच्चे आपकी सेवा भी करें, कि पावर अभी भी आपके पास है विल बनाने के बाद। अच्छा, एस्टेट प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे पावर होगी टू चेंज इट तो लोग आपसे बेहतर व्यवहार करेंगे। इसलिए एस्टेट प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें बेटी के बारे में, चूंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी एक धारणा है कि विवाहित बेटी जो है उसका पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं होता है, तो अब इसमें क्या सिनेरियो है? क्या वसीयत में पिता अब बेटियों को शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए वसीयत नहीं है तो उस सूरत में क्या बेटी को उसका अधिकार मिलेगा, नहीं मिलेगा? पहली बात तो बेटियों को कभी भी हिंदुस्तान में 1956 के बाद विल में अपनी संपत्ति देने पे रोक नहीं थी। ठीक है, देते हैं या नहीं देते वो सामाजिक प्रॉब्लम है। पर 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने कहा कि मैरिड बेटी का वही अधिकार होगा जो मैरिड सन का है। इसका मतलब अगर मैंने विल नहीं बनाई और मेरी डेथ हो जाती है, राइट, मेरे दो बेटे और एक बेटी है, तो मैरिड सन का क्या राइट है? एक हिस्सा, मैरिड बेटी का भी वही हक है, एक हिस्सा। आपने कहा कि अगर विल नहीं बनाई है उस सूरत में, अगर विल बनाई है तो जिसके नाम विल करिए, तो उसमें अगर मान लीजिए बेटी को वो हिस्सा नहीं दिया गया तो बेटी क्या किसी तरीके से चैलेंज कर सकते हैं? अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है तो हिंदू के पास पावर, हर हिंदू के पास पावर है अपनी संपत्ति किसी को भी दे, चाहे परिवार के बाहर दे दे, ठीक है, वो नहीं रोक सकते आप। अच्छा। पर विल नहीं बनाई है तो ये नहीं कह सकता कि मैरिड मेरी बहन की तो शादी हो गई है, इसको क्यों हिस्सा मिल रहा है? वो 2005 के बाद हिस्सा उसका उतना ही जितना तुम्हारा है। अच्छा, राइट, तो वो हमने लॉ इंटेस्टेट वाला जो बिना विल वाला है उसको चेंज करके मैरिड डॉटर को सेम राइट दे दिए जो एक मैरिड सन के। ठीक पर विल से आप इसको ओवररूल तो कर ही सकते हैं हमेशा। ठीक है। खैर, कुछ और भी सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं लगातार, वो भी ले लेते हैं। अलीगढ़ से अगला सवाल है संध्या रानी का। ये जानना चाह रही है कि पति पत्नी एक ही वसीयत में अपनी दोनों की संपत्ति का जिक्र कर सकते हैं? हो सकता है कि दोनों की अपनी अलग अलग असेट्स हों, क्योंकि आजकल ऐसा होता है भी है, तो एक ही वसीयत काफी है या अलग अलग कर दी जाए? नहीं, देखिए, अब इसे हम कहते हैं जॉइंट विल, कि एक ही वसीयत में एक से ज्यादा लोगों ने अपनी वसीयत बनाई है। ठीक है। और एक होती है सेपरेट विल, राइट? जॉइंट विल इंडिया में वैलिड है, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है। और जनरली अगर पति पत्नी होते हैं तो हम उनसे कहते हैं जॉइंट ही विल बनाओ, क्योंकि अगर जॉइंट विल रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब हस्बैंड ने अपनी उसी विल में लिखा मेरे बाद सब कुछ मेरी पत्नी का, पत्नी ने उसी विल में लिखा मेरे बाद सब कुछ मेरे पति का। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी हम दोनों के बाद ऐसा होगा, ठीक है, कि मेरी प्रॉपर्टी बराबर बराबर मेरे दोनों बेटों में बांट दी जाएगी, हम दोनों की, राइट? अब जॉइंट विल का एक खूबी है जो बहुत कम लोगों को पता है। और जॉइंट विल में खूबी क्या है? एक की डेथ के बाद सर्वाइवर विल को चेंज नहीं कर सकता। पति पत्नी में से दोनों जिंदा हैं, कितनी बार भी चेंज करो, दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो जो बचा हुआ व्यक्ति है वो विल बदल नहीं सकता। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर बचे हुए व्यक्ति की मान लीजिए माता रह गई हैं और उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बुरी बात है। हाँ, ये बुरी बात है। इसका मतलब अब उनके पास उनका राइट ले लिया। हाँ। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि वो अपनी मनमर्जी भी नहीं चला पाएंगी अगर वो उनको लगे कि भाई मैं एक ही बच्चे को सब कुछ दे दूं, और लेकिन पिता चाह रहा है। मैं प्रॉब्लम बता दूं, मैं ये काम कर रहा हूँ हाँ। पिछले 4-5 साल से ना, एक चीज बहुत मैं बार बार देखता हूँ। पेरेंट्स में से एक की डेथ हो गई, दूसरा पेरेंट जो है बचा हुआ पेरेंट किसी एक बच्चे पे आश्रित हो गया। आश्रित कैसे हो गया? इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली नहीं हुआ, फिजिकली हो गया। अब वो बच्चा कहता है कि दूसरा तो तुम्हारी सेवा नहीं करता, मैं करता हूँ, विल बदलो। अच्छा। अगर ये सेपरेट विल होती तो वो माँ के या पिता पे प्रेशर डालता। अब पेरेंट्स पे क्या ऑप्शन है? अगर विल बदलें तो बाकी बच्चों से संबंध खराब, और ना बदलें तो घर में रहना मुश्किल। अगर आपने वो जॉइंट विल बनाई है, राइट, जिसमें सर्वाइवर पे पावर ही नहीं है चेंज करने की, तो कहेगी बेटा मैं बदलना तो चाहती हूँ पर ये विल ही ऐसी है बदल नहीं जा सकती, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं।
ठीक है, तो ये जो जॉइंट विल है इसमें चूंकि दोनों का हिस्सा तो अलग अलग था, माता का और पिता का, उन्होंने एक जॉइंट विल बना दी। अब अगर मान लेते हैं कि पिता के उसमें जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो माँ जो है वो अपने हिस्से के लिए भी विल में कुछ बदलाव नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि मैंने और आपने मिलकर एक विल बनाई। हाँ। अब ये तो हम दोनों में एग्रीमेंट हो गया ना, इम्प्लाइड ट्रस्ट है कि हम दोनों के बाद ये होगा। ठीक है। अब ये एक जने के जाने के बाद वो ट्रस्ट कैसे बेस्ड, तो हमने एक दूसरे पे विश्वास किया जी कि भाई मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे बाद सब कुछ मेरा, और हम दोनों के बाद ऐसा होगा। ये तो हम दोनों में एक एग्रीमेंट था ना। एक एग्रीमेंट था। हाँ। अब ये एग्रीमेंट कैसे टूट सकता है एक के जाने के बाद? ठीक है, तो मतलब बेसिकली विल में बदलाव हो ही नहीं सकता। अगर जॉइंट है, अगर सेपरेट है तो हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। एक आम आदमी जो अपनी संपत्ति की प्लानिंग कर रहा है, पूरा शो उसने देख लिया, अब वो ये सोच रहा है कि मुझे एस्टेट प्लानिंग करनी ही करनी है, अब उसको सबसे पहले क्या कदम जो है उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले लिस्ट बनाओ आप पे क्या क्या है। ठीक है। राइट, और वो लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। फिर बताओ मुझे ये चीजें किसको देनी है, राइट, कब देनी है और कैसे देनी है, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। अगर जिसको देनी है वो इसे लेने में सक्षम ना हो, जैसे उसकी मृत्यु मेरे से पहले हो जाए, ठीक है, तो किसको देनी है? ठीक है। तो आपको प्राइमरी बेनिफिशियरी और सक्सेसर बेनिफिशियरी डिफाइन करना पड़ेगा हर एसेट में, राइट। अगर आपने ये चीजें कर ली, उसके बाद आप शायद विल अच्छे से बना सकते हैं, राइट। तो ये स्टेप्स तो शुरुआत में लेने पड़ेंगे, राइट। ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेप है, राइट। इसके बाद फिर और स्टेप्स हैं, लीगल स्टेप्स हैं, वो सब हैं, वो अलग बात है। वो जो सोच है ना बांटने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम शायद एक सेशन इसमें एक एपिसोड करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एस्टेट प्लानिंग, क्योंकि मुझे लगता है जो एस्टेट प्लानिंग है ना, वो कानूनी जो बातें हैं ना उसमें वो 10% है। असली प्रॉब्लम है इमोशंस, क्योंकि हर आदमी की सोच डिफरेंट है जी, राइट। उसके परिवार डिफरेंट है, उसके परिवार की उपेक्षाएं डिफरेंट हैं, उनकी एबिलिटी टू मैनेज मनी डिफरेंट है। तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने एस्टेट प्लानिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, तो ये आपने जो है बहुत अच्छी बात कही है दीपक सर कि हमारी जो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो डिफरेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए सबकी एस्टेट प्लानिंग काफ़ी हद तक मुझे लगता है, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में 90% हम इमोशन से ही होकर चलते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा मेजर आ जाता है। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ आए यहाँ पर, अपने हमारे को जो है वो सारी चीज़ें बताई कि बेसिकली एस्टेट प्लानिंग जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और अब तक मुझे लगता है वसीयत के इतने सारे ऐसे पहलू थे जिनसे हमारे दर्शक अभी तक अनजान थे, कि सिर्फ सबको ये समझ तो आता था कि भाई हाँ वसीयत बनानी ज़रूरी है, लेकिन कैसे ज़रूरी है और किन किन बारीकियों का ख्याल रखना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से आज हमें समझा दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एस्टेट प्लानिंग जो है वो एक बार का काम नहीं है, ये समय के साथ ना ऐसी प्रक्रिया है जो अपडेट होती रहती है। हर व्यक्ति को वसीयत ज़रूर बनानी चाहिए, ये कोई विकल्प नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि देखिए संपत्ति आपकी है, जितनी आपकी संपत्ति है उसका सही बंटवारा भी तो होना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा हो जाए। और ये तभी संभव होगा जब आप स्पष्ट रूप से वसीयत में ये लिखेंगे कि भाई आपको किसे क्या देना है। तो इस छोटी सी तैयारी से आप अपने परिवार को ना बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। सो वक्त है सोचने का और एक सही कदम उठाने का, तो वसीयत जरूर बनाएं और अपने परिवार को संकट से बचाएं। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते तब क्या होगा कि अगले शो में एक बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।